आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बस 1 मिनट में कार्यक्रम के प्रारंभ की ओर हैं। मनीष जी, कृपया आप प्रतिभागियों को एडमिट करते रहें। सक्षम पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों का मैं मंजुल त्रिवेदी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सक्षम की स्थापना दिवस के अवसर पर ये महत्वपूर्ण वेबिनार आयोजित की गई है। सक्षम की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ सक्षम गीत के साथ करने के लिए मैं वेब डाइस पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अमिता सिंह जी को। डॉक्टर अमिता सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित वक्तागण, मुख्य अतिथि जी और हमारे सक्षम परिवार के जितने भी बंधु और भगिनी हैं, उनको मैं सक्षम स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके सामने मैं सक्षम गीत प्रस्तुत करती हूँ। पूर्ण समावेशी भारत का सपना हमें सजाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। भाव दृष्टि बाधा से लड़ने का जो मन में आया है, उससे प्रेरित होकर ही काम्बा अभियान चलाया है। सोची परंपरा नेत्रदान को मिलकर हमें बनाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। दिव्यांगों के स्वावलंब को हमने लक्ष्य बनाया है। विविध प्रकोष्ठों की रचना कर नव स्वरूप विकसाया है। जिले जिले में हमको मिलकर सेवा केंद्र चलाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। सदा यहाँ दिव्यांग अरुण ने रवि को मार्ग दिखाया है। वेद ऋचाओं के रहस्य को दीर्घतमा ने पाया है। स्टीफन हॉकिंग की प्रतिमा का जग ने लोहा माना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। हम विकास की इस यात्रा में अपना स्थान बनाएंगे। राष्ट्र देव की उपासना में मिलकर दीप जलाएंगे। पुनः परम वैभव तक भारत माता को पहुंचाना है। सक्षम भारत, समर्थ भारत, यह अभियान चलाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमिता जी। आपने सक्षम के पवित्र उद्देश्यों को समाहित करते हुए इस पवित्र सक्षम गीत का वाचन किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सक्षम पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर
जयशंकर पांडे जी को कि वो आए और सक्षम परिचय प्रस्तुत करें। सक्षम स्थापना दिवस की सभी को बधाई। सक्षम स्थापना दिवस पर इस आभासी प्लेटफॉर्म पर आप सभी अतिथियों एवं सम्मानीय प्रतिभागियों का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। सक्षम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतों के आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय प्रांत सचिव, सभी वहां के दायित्ववान जो तन मन धन से सेवा काम में लगे हुए हैं, सभी का अभिनंदन। हम लोगों के बीच वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल विकसित करने वाले, धरातल पर शासकीय योजनाओं को निष्ठा, ईमानदारी, कुशलता एवं समर्पण से क्रियान्वित करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व आदरणीय श्रीमान ए.के. शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में शोभायमान है। सक्षम का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक मानव दिव्य गुणों तथा क्षमताओं से संपन्न है। इसी प्रकार सक्षम की यह भी दृढ़ मान्यता है कि विकलांगता या दिव्यांगता प्रकृति में अंतर्निहित विविधता का ही एक अंतरंग पक्ष है। विकलांगजन अथवा दिव्यांगजन के पूर्ण सहभाग एवं समावेशन से न केवल विकलांगजनों का अपितु समाज एवं राष्ट्र का महान हित होगा। सक्षम एक ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जहां व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इत्यादि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकलांगजन अथवा दिव्यांगजन समरसता का अनुभव करें तथा स्वावलंबन, आत्मसम्मान तथा गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें एवं राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकें। सक्षम इन्हीं विविध लक्ष्यों की सिद्धि के लिए नागपुर में 20 जून 2008 को समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल की स्थापना की गई। सक्षम एक राष्ट्रीय संगठन है जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु समर्पित है। सक्षम ने अपने काम को सुचारू संचालन के लिए डिसेबिलिटी एक्ट के तहत 21 दिव्यांगता की पहचान की गई थी, जिसमें हमारे 7 क्षमता प्रकोष्ठ है। अब तक दृष्टिबाधित, बुद्धिबाधित, धीमही, अस्थिबाधित, कुष्ठबाधित सविता कहा गया, श्रवण बाधित प्रणव कहा गया अपने यहाँ, प्राणदा जो रक्त संबंधी विकलांगता के लिए है, मानसिक रुग्णता, बौद्धिक दिव्यांगता के लिए प्रकोष्ठों की रचना पर योजनाबद्ध ढंग से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हर प्रकोष्ठ निम्नलिखित 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, विकलांगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रांतों में विद्यालयों तथा छात्रावासों का संचालन किया जाता है। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि तथा श्रवण बाधितों के लिए संकेत भाषा के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कंप्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों का शब्द मुद्रण, ब्रेल पुस्तकों का प्रकाशन, ई बुक निर्माण आदि कार्य उल्लेखनीय है। दृष्टिबाधितों के लिए स्क्राइब्स तथा पाठकों की व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन विकलांगों की जो न्यूनता है, जो फिजिकल न्यूनता है, उनके लिए विभिन्न चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। नेत्र जांच शिविर, अस्थि रोग शिविर, श्रवण जांच शिविर आदि के अतिरिक्त शिक्षापान और श्रवण बाधिता के दृष्टि में स्पीच थेरेपी, अल्पदृष्टि सुधार के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। स्वावलंबन के क्षेत्र में देखा जाए तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। विकलांगजन के लिए कौशल विकास केंद्र, लघु उत्पादन केंद्र तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण चलाए जाते हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त सक्षम निजी तथा गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए एम्प्लॉयमेंट मेला का आयोजन भी कभी कभी समय पे उचित व्यवस्था दे करके, उचित स्थान दे करके, उनकी आवश्यकताओं को देख के, उनकी समस्याओं और उनकी कौशलता को पहचान के आयोजित करती है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्षम के द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से विकलांगों के अधिकार, सम्मान, प्रतिष्ठा के संरक्षण एवं संवर्धन तथा क्षमता का विकास किया जाता है। सक्षम एक ऐसा विशेष संगठन है जो न केवल विकलांगजनों के पुनर्वास एवं सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है, अपितु विकलांगता के रोकथाम के लिए भी एक प्रयास कर रहा है। अपने यहाँ जो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन की रीत अपनाई जाती है। कामबा अभियान चलाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 80 लाख दृष्टिबाधित हैं और इनमें से अनुमानतः 10 लाख कार्निया के कारण दृष्टिबाधित हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें से लगभग 60% ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 12 वर्ष से कम है। विकलांगता निवारण के क्षेत्र में गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सक्षम ने कार्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान का सूत्रपात किया।
संपूर्ण देश में सक्षम के द्वारा 10 नेत्र संकलन केंद्र, आई सेंटर, आई कलेक्शन सेंटर बैंक चलाए जाते हैं। सक्षम विभिन्न क्षेत्रों में काम देखता है। बहुत से ऐसा विषय है कि समय की सीमा है, समय की अपनी मर्यादा है। हम इसी के साथ अपना व्याख्यान, अपना जो सक्षम का परिचय है, यहीं पे हम अपना समाप्त कर रहे हैं। सक्षम भारत, समर्थ भारत। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे सक्षम का परिचय प्रस्तुत किया। आज का विषय है वैश्विक आपदा के रूप में कोविड, चुनौतियां एवं रणनीतिक प्रबंधन भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए श्री ए.के. शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में विषय प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सक्षम के आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री कमलाकांत पांडे जी को। श्री कमलाकांत पांडे जी, कृपया आप अनम्यूट कर लें। माननीय अरविंद शर्मा जी और इस कार्यक्रम में शामिल या सम्मिलित सभी महानुभाव बंधु, स्वाभाविक जिस विषय का आप चर्चा कर रहे हैं, भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस विषय पर चर्चा कर रहा है और निश्चित रूप से सभी रूप से लोगों को, सामान्य व्यक्तियों को इस सारी चुनौती में कठिनाई तो हुई है और एक बड़ी आबादी दिव्यांग बंधुओं को है, उनको विशेष रूप से अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो अपनी नियमित मिलने वाली सुविधाएं बाधित हो गई हैं, सभी व्यक्ति का अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो गया है, इसलिए उनके सेवा और उनके विकास और संवर्धन, उनके रोजगार के बारे में कहीं ध्यान कम है। साथ में उनके जो अपने रोजगार छोटे मोटे करते थे वो भी अभी बाधित है। इसलिए इस प्रकार के वैश्विक परिस्थिति में हम सब दिव्यांग बंधुओं के लिए क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, ऐसा विस्तार से आगे प्रमुख वक्ता अनेक प्रकार की चर्चा करेंगे। सक्षम की आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय डॉक्टर जयशंकर जी ने विस्तार से सक्षम की विभिन्न प्रकार की चलने वाली गतिविधियों की चर्चा की है और आगे हम दिव्यांग बंधुओं को किस प्रकार से ऐसा उनके साथ काम करने वाले हैं और हम कुछ ऐसे और सक्षम किस प्रकार से प्रभावी शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और जहां पर अभी बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बंधु हैं जिनको विभिन्न प्रकार की जानकारी और सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उन सबके विकास और पुनर्वास में किस प्रकार हम सहयोगी हो कर सकें, इस विशेष परिस्थिति में अनेक प्रकार के आप विशेषज्ञ बंधु सुझाव देंगे, परामर्श देंगे। उस सुझाव और परामर्श के आधार पर हम संगठन के नाते, सक्षम के कार्यकर्ता के नाते हम उन दिव्यांग बंधुओं की सहायता करने में कुछ सफल होंगे तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक प्रेरणा का भी काम करेगा और दिव्यांगों के पुनर्वास में काम करेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे अनुभवी देश में काम करने वाले गांव एक जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार का प्रभावी काम करके परिणाम दिया है, ऐसे लोग वक्ता हमारे आप सबके बीच में हैं, इसलिए उनका सुनना ज्यादा आवश्यक है। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। अब हम लोग उस क्षण की ओर हैं जिसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शीघ्र ही हम लोग श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के विचारों से परिचित होंगे, लेकिन कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिनके निर्वहन के लिए हम सभी प्रतिबद्ध होते हैं। यूं तो श्री ए.के. शर्मा जी का परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, लेकिन निहित परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं एक संक्षिप्त परिचय श्री ए.के. शर्मा जी का कराना चाहूंगा। श्री अरविंद कुमार शर्मा जी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र मऊ जिले से संबंधित हैं। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने स्थानीय क्षेत्र मऊ से ही प्राप्त की। उसके बाद आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए और यहाँ पर आपने स्नातक एवं परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। परास्नातक की पढ़ाई पूरी करते ही यूजीसी की फेलोशिप के माध्यम से आप राजनीति विज्ञान विषय के शोध छात्र के रूप में भी पंजीकृत हुए और आपने उस दौरान राजनीति विज्ञान विभाग में औपचारिक रूप से अध्यापन का दायित्व भी संभाला। आप 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, जिसके अंतर्गत
सर्वप्रथम 8 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, उनके कार्यालय में आपने सचिव के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। उसके बाद आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हुए गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। 2014 की ऐतिहासिक विजय के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री दिल्ली आए और आपको दिल्ली में भी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में दायित्व प्रदान किया गया। उसके बाद आप एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट हुए और आपने प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप कोविड-19 जो कंट्रोल कमेटी थी उसमें भी आपने बेहद सक्रियता के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध रहते हुए कार्य किया। हाल ही में जनवरी 2021 में आपने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। अभी कल ही आपको उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के उपाध्यक्ष पद का दायित्व भी मिला है। तो आपका औपचारिक परिचय के उपरांत मैं आपके औपचारिक स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के वाइस चांसलर हैं। तो मैं अधिक विलंब न करते हुए सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी का औपचारिक स्वागत करें। आज सक्षम का स्थापना दिवस, सक्षम के स्थापना दिवस पर वैश्विक आपदा के रूप में कोविड की चुनौतियां, इनका सामना करने के लिए ए.के. शर्मा जैसे सक्षम अधिकारी, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी रणनीतिक कौशलकार तथा जिनसे न केवल प्रदेश को बल्कि देश और दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं, ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज सक्षम अनुषांगिक जो हमारा है वो जुड़ करके बड़ा गौरव का अनुभव कर रहा है। जो कोविड की चुनौतियां हैं वो खाली प्रशासकीय चुनौतियां ही नहीं है, इनसे निपटने के लिए हमें समाज के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ना होगा। समाज के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने के लिए जब तक ए.के. शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग रणनीति बनाने के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस चुनौती से पार पाना संभव नहीं होगा। कोविड की समस्या ऐसी समस्या है जो एक व्यक्ति को एक समय में नहीं प्रभावित करती है, बल्कि मैं यूं कहूं कि हर व्यक्ति हर समय इसके खतरे में रहता है। आज सक्षम ने बहुत ही सक्षम व्यक्ति का इस विषय पर दिशा निर्देश देने का निश्चय किया है। शर्मा जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से उन्होंने हम लोगों को समय दिया। शर्मा जी का व्यक्तित्व बहुत सरल, उनको कई बार सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। लगता ही नहीं है इतने विलक्षण व्यक्तित्व का धनी इतनी आसानी से अपनी बात कैसे रख लेता है। मैं बिना समय लिए हुए ए.के. शर्मा जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए, विश्वास हम लोगों को है कि शर्मा जी द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश न केवल सक्षम ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के लिए ही लाभकारी होंगे, बल्कि प्रदेश और देश को इस कोविड की महामारी से निपटने में एक विशिष्ट दिशा निर्देश देने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शर्मा जी का पुनः पुनः स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं विलंब न करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे यशस्वी मार्गदर्शक एवं इस प्रदेश की विधान परिषद के आदरणीय सदस्य श्री ए.के. शर्मा सर को। मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यदि आपका कोई प्रश्न है
आदरणीय सर से, तो आप उसे चैट बॉक्स में लिखेंगे और हम कार्यक्रम के अंत में उस पर सर के विचार जरूर जानने का प्रयास करेंगे। ओवर टू यू सर। सक्षम के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, उसके सभी अभिभावकगण, आज इस महान संस्था के स्थापना दिवस पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, जो सक्षम से जुड़े हुए लोग हैं, ये पहली बात तो ये कि इस प्रकार की कल्पना करने और इस प्रकार की संस्था को जन्म देने के लिए साधुवाद के पात्र हैं। विशेष रूप से दिव्यांग जनों की सेवा करना हमारे समाज में आज से ही नहीं बल्कि पीढ़ियों और पुरातन काल से एक बहुत बड़ा कार्य माना गया है। उन्हें हमारी सामान्य लोगों की आवश्यकता होती है। उनको सामान्य रूप से अपनी जिंदगी बसर करने में थोड़ी उन्हें तकलीफें होती हैं और उन्हें सहारा देना हम सबका कर्तव्य है। मुझे बहुत खुशी है कि सक्षम उसमें आगे आकर के यह कार्य बड़ी ही सक्षमता से कर रहा है। आप सब पुनः पुनः बार बार साधुवाद के पात्र हैं। जहां तक कोविड की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कोविड एक बड़ी महामारी थी और है, और इसमें बहुत से सक्षम लोग भी बहुत परेशान हुए। मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास दुनिया की कोई भी सुविधा, कोई भी साधन शायद जुटा पाना या खरीद पाना मुश्किल नहीं था, वो लोग भी इस महामारी में, इस आपदा में परेशान दिखे और उन्होंने भी अपने प्रियजनों को गंवाया। उन्हें भी जो सुविधाएं हैं वो मिलने में दिक्कतें हुई। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक सक्षम व्यक्ति अगर परेशान हो सकता है, तो जो दिव्यांग है, जिसके में स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से कुछ समस्याएं हैं, वह व्यक्ति कितना परेशान होगा इसका अनुमान लगाना कठिन काम नहीं है। आज जो आपका विषय है कोविड के व्यवस्थापन की जहां तक बात है, तो आप और हम जानते हैं कि सौभाग्य से दूसरी लहर जो है लगभग अब पूर्ण होने की कगार पे है, लगभग पूरा होने की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तीसरी लहर की तैयारी करने की बात चल रही है, लेकिन उसके पहले मैं तीसरी लहर और विशेष रूप से दिव्यांग जनों की बात पर आऊं, उसके पहले मैं आप सबका ध्यान एक और बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि मित्रों, इस महामारी ने, इस आपदा ने हमारे बहुत से नजदीक के लोगों को, अगल बगल के लोगों को, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया है। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई माताएं विधवा हो गई, कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कोई नहीं बचा है, मात्र एक आदमी बचा है। कई लोग ऐसे हैं जिनमें एक एक घरों में 5-5, 4-4, 3-3 मौतें भी हुई हैं। विशेष रूप से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, मैं एक दिन बनारस में जब काम कर रहा था तो उन्हीं दिनों में मैंने एक हल्का फुल्का एक अंदाज लेने का प्रयास किया था कि पूर्वांचल के जिलों में विशेष रूप से मैंने प्रयास किया था कि कितने परिवार ऐसे हैं जहां मात्र बच्चे बचे हैं। तो आप सच मानिए, ऐसे कई परिवार निकल करके आए जिनमें मात्र बच्चे बचे हैं। उन सब की संभाल करना, उन सब का ध्यान रखना समाज का कर्तव्य है, और हम सब अपने चारों तरफ थोड़ा नजर दौड़ा करके देख लें, कहीं कोई ऐसा परिवार है, कहीं कोई ऐसा बच्चा है जिसे हमारे सहारे की जरूरत है, तो हमें उसे सहारा देना अवश्य चाहिए। उसी प्रकार आपने ये भी देखा होगा कि महीनों महीनों तक रोजगार धंधे बंद रहे, और उसके चलते जो छोटे व्यापारी, छोटे जो काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, जो रोज की कमाई करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, उन सबको इस मौके पर, इन दिनों में काफी समस्याएं आई है। मैं उन दिनों भी मुझे जो मिलता था उसको मैं कहता था कि भाई आप अगर आप सक्षम हैं, ईश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है, किसी को मदद करने लायक बनाया है, तो आप अपने चारों तरफ देखिए, और जो अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा हो, अगर कोई परिवार ऐसा दिख रहा हो जिसे मदद करने की आवश्यकता लगती हो, तो आपको उसे मदद सहायता वाले हाथ उसकी तरफ जरूर बढ़ाने चाहिए। तो ये सब हमारी जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, वो तीसरी लहर न आवे, हम सब चाहते हैं कि न आवे, लेकिन उसके पहले भी जो समस्याएं आ चुकी हैं, जो दूसरी लहर ने हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी करके और रख दिया है, उस पर भी हमें ध्यान रखना और ध्यान देना आवश्यक है। आप सबसे मेरी विनती होगी कि आप अपने स्वयं भी और अपने मित्रों सहयोगियों के द्वारा इस पर ध्यान रखें और रखावें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये लगभग 1 साल अब हो गया, पिछले मार्च से अगर बात करें 1 साल से ज्यादा हो गया, फरवरी मार्च से बात करें तो 1.25 साल के करीब का समय लगभग कोविड काल जिसको बोल सकते हैं, कोविड काल का समय हो गया। इन दिनों में हमारे ध्यान में बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं जिन्हें हम अगर सुधार कर लें तो आने वाले चैलेंजेस, आने वाली जो चुनौतियां हैं, वो कोविड की हों या सामान्य रूप से स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां हों, उनको हम दूर कर सकते हैं, उनसे हम आसानी से लड़ सकते हैं। जैसे मैंने कई जिलों में देखा कि जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी स्थिति सुधारने जैसी है। वहाँ कई चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर 3 चीजें एक साथ रखनी है तो उसमें 2 ही चीज है या एक ही चीज उपलब्ध है, तीसरी चीज नहीं है। तो ऐसी बहुत सी, जैसे वेंटिलेटर आपने सुना होगा, पिछले महीनों में वेंटिलेटर पड़े हैं लेकिन वो कार्यरत नहीं है। छोटा मोटा कुछ न कुछ कहीं न कहीं मिसिंग लिंक है उनमें। इसी तरह से कोई लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी में कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट मिसिंग है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे मित्रों कि जहां हमारे स्वास्थ्य केंद्रों, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं एक बहुत क्रिटिकल गैप है। और उन गैप को भरना, अगर हम थोड़ा सा अपनी नजर खुली रख लें, थोड़ा हम अपना आंख कान खुला रख लें, तो शायद समय रहते हम उन गैप्स को पूरा कर पाएंगे और वो फिर वही चीज हमें आने वाले दिनों में बहुत उपयोगी हो सकती है। अब इसी के साथ अगर हम तीसरी संभावित लहर पे आवे, तो आप सबको मालूम है कि तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि विशेष रूप से बच्चे इससे प्रभावित होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो स्वाभाविक रूप से बच्चों की दृष्टि से हमारी तैयारियां नहीं है। अगर हम वेंटिलेटर की मैं बात करूं तो वेंटिलेटर में अगर लगाने का जो साधन होता है, जो व्यक्ति के शरीर में लगता है, या ऐसे अन्य भी जो ऑक्सीजन लेने के या अन्य जो उपकरण हैं, वो सब वयस्कों के लिए बने हुए, एडल्ट्स के लिए बने हुए। ज्यादातर ऐसी सुविधाएं, ज्यादातर ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं, वो बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किए गए। ये सारी डिजाइन हमें पुनरावलोकन करनी पड़ेगी, फिर से हमें देखनी पड़ेगी। हम पिछले दिनों जब बनारस में काम कर रहे थे तो हमने डॉक्टरों की और पीडियाट्रिक विशेषज्ञों की, बाल रोग विशेषज्ञों की हमने मीटिंगें की थी। उनसे सलाह सूचन लेकर के इन सब विषयों पर हमने चर्चाएं की थी और थोड़े मार्गदर्शन भी दिए गए थे। दवाओं को लेकर के भी अभी प्रोटोकॉल निश्चित नहीं है कि बच्चों को अगर दवा देनी है तो कितनी मात्रा में क्या दवा देनी होगी, जो उससे लंबे समय तक कहीं नुकसान न कर जाए। एक अन्य बात जो सामने सबके आती है कि अगर बच्चा बीमार होता है तो उसे अकेला अस्पताल में नहीं रखा जा सकता। आईसीयू में भी अगर रखना है तो भी माँ का होना नितांत आवश्यक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब माँ भी साथ में रहेगी तो माँ की सुरक्षा, माँ के स्वास्थ्य की चिंता, ये सब सारे ऐसे विषय हैं जो अभी तक के 1.25 साल के कोविड काल में शायद हमने इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी इन सब नए विषयों पर हमने शायद दृष्टि नहीं डाली है, तो शायद डालने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब तीसरी लहर में हमें इन विषयों पर भी नजर डालनी पड़ेगी। उनमें भी अगर दिव्यांग है, आप जानते हैं कि मरीज होता है, वो अपने आप में
उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, शक्ति कम हो जाती है, उठने बैठने चलने फिरने की जो उसकी क्षमता होती है, जो 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 नेचुरल जो कैपेसिटी होती है वो उसमें वो बाधित होती है। तो अगर सामान्य व्यक्ति में ऐसा होता है और उसमें उसके लिए समस्या पैदा हो सकती है, तो जो व्यक्ति स्वयं दिव्यांग है, जो देख नहीं सकता या उठ नहीं सकता या बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसकी समस्या तो कई गुना आप समझ सकते हैं, उसकी समस्या तो कई गुना बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें ये सोचना है, मैं आशा करता हूं कि कई लोगों के सामने नाम के सामने मैं डॉक्टर डॉक्टर शब्द देख रहा हूं, तो मैं आशा रखता हूं कि इनमें कई लोग बाल रोग क्षेत्र से भी होंगे, पीडियाट्रिक क्षेत्र से भी होंगे या अन्य मेडिकल क्षेत्र से भी होंगे। तो उन लोगों का गाइडेंस या उन लोगों का प्रोटोकॉल में क्या इंटरवेंशन होना चाहिए कि जो विशेष रूप से बच्चों के लिए तीसरी लहर अगर आती है तो विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए, उसमें भी अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए और भी विशेष रूप से क्या क्या इंटरवेंशंस, क्या क्या आवश्यकताएं ऐसी होंगी जो अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आई है। उनमें बंधुओं काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हम ये ना माने कि ये समस्या बहुत दूर है, पता नहीं ये कब आ जाएगी, पता नहीं कब आकर के हमारे दरवाजे पे एकदम से दस्तक दे देगी। तो इसलिए हमें समय न व्यतीत करते हुए तुरंत हमें इन विषयों पर सोचकर हमने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस के साथ बनारस रहते हुए और यहाँ आकर दिल्ली आकर के भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात किया था, तो उन लोगों ने थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनाया है और इन सारे नए नए जो आयाम, जो मैंने कहा नए आयाम जो सामने दिख रहे हैं समस्या के, उन सारी समस्या उन नए आयामों के मद्देनजर हमें पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। आपने देखा कि जो जो सबसे बड़ी जो चुनौती आई थी वो आप सच मानिए तो बेड की बातें हो रही थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की बातें हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या अन्य चुनौतियां, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं आ रही थी और चर्चा में थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चुनौती बंधुओं थी वो थी ट्रेन्ड स्टाफ की उपलब्धि। डॉक्टर भी थे, अरे अस्पताल भी थे, बेड भी थे, लेकिन बहुत से डॉक्टर लोग, बहुत से अस्पताल वाले लोग आके कहते थे कि साहब हम अभी बेड की संख्या बढ़ा दें, लेकिन हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन के साथ हमारी जो बात हुई थी उसमें मैंने उनको अपील किया था कि आप ऐसा करिए कि ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल, ट्रेनिंग का एक वर्कशॉप और एक निरंतर एक प्रयास आप शुरू करिए। उसमें भी पहले स्तर पे मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा सकते हैं और फिर वो मास्टर ट्रेनर्स जो है जाकर के जिलों में, मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में नॉर्मल सामान्य स्टाफ को इस विशेष चैलेंज के लिए ट्रेनिंग दे करके तैयार करें। हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ऐसे एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का में बातचीत भी किया था, उसका उद्घाटन भी किया था। तो ये प्रयास जो है ट्रेनिंग से लेकर के प्रोटोकॉल बनाना और अपनी आधारभूत जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काम करना, जिलों में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना जो तीसरी लहर के लिए और विशेष रूप से बच्चों या दिव्यांगों के लिए के उपचार के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ऐसी ये प्रयास हमें अभी और तत्क्षण तात्कालिक हमें शुरू कर देने होंगे। मैं जिससे भी बात कर रहा हूं उससे मैं ये अपील कर रहा हूं, आप सबसे भी अपील कर रहा हूं कि हम ये ना मान करके बैठे कि अब ये चुनौती खत्म हो गई या बहुत लंबे समय के लिए टल गई। ये चुनौती कब आ जाएगी हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो सक्षम को मैं तो यूं कहूंगा कि इस सेमिनार का उपयोग हमें आने वाली चुनौतियों के लिए अलर्ट रहने में, विशेष करके दिव्यांगों और उसमें भी विशेष करके जो बाल दिव्यांग हैं, बच्चे जो दिव्यांग हैं, उनमें अगर ये समस्या उनमें अगर ये कोविड का प्रकोप आता है या बढ़ता है तो हम कैसे उसको हम पार पाएंगे, इन बातों पे गंभीर चिंतन करके। और मैं तो यूं कहूंगा कि आप लोग अपने
चिंतन में से जो कुछ आपके दिमाग में सुझाव आते हैं वो हम सबको अगर उपलब्ध कराए जाए तो हम लोग उसे योग्य स्थान पे, योग्य स्तर पे सरकार में, और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, मेडिकल के लोग जो हैं, जो पीडियाट्रिक वर्ड के लोग हैं, उनको दे करके, मेडिकल कॉलेजों को दे करके उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने हमें इस अवसर पे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यूं कहूँगा कि बहुत ही समयानुकूल है आपका ये वेबिनार जो है, बहुत ही समयानुकूल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब समस्या खत्म हो जाती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें आने वाली चुनौती के लिए भी तैयारी करनी है। तो सक्षम ने ये हम सबका ध्यान आकर्षित करके एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है। आप सबको मैं इस कार्य के लिए, इस वेबिनार के लिए साधुवाद देता हूँ। सक्षम के स्थापना दिवस पर आप सबको फिर से बधाई देता हूँ, और हम सब मिल करके दिव्यांगों के लिए, बच्चों के लिए और पूरे समाज के लिए उपयोगी हो सके ऐसे कार्य करेंगे, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसे आत्मविश्वास के साथ मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि मैं जुड़ूं, तो मैं तो जुड़ा हुआ ही हूं, और हमेशा जुड़ा रहूंगा, और आपको आश्वस्त भी करता हूं कि मेरे द्वारा हर संभव प्रयास होगा आपकी सेवा करने का, आपकी मदद करने का। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद सर। यदि किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कृपया चैट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे कि सर की प्रतिक्रिया लेकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। सर, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दूसरी लहर ने हमारे पूरे सिस्टम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, और उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा जाए तो कोविड मैनेजमेंट में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक मंच से उसकी सराहना की है, और एक मॉडल आपने विकसित किया है अपने प्रयासों के माध्यम से। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मैनेजमेंट में आपको कौन-कौन सी चुनौतियां आई और आपने किस तरह से उनको बहुत शीघ्रता के साथ हैंडल किया? देखिए, ये तो चुनौती, जब महामारी आती है तो चुनौती साथ में लेकर के ही आती है। महामारी और चुनौती शायद एक ही पर्याय, एक ही शब्द कहे जा सकते हैं। महामारी होती है तो चुनौती होती है। हर चीज में आप यूं कह लीजिए कि मैं इसको अगर साधारण भाषा में इसको कहूं तो डिमांड और सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या थी। ज्यादा मरीज थे, और हमारे पास जो सुविधाएं थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कम था, तो डिमांड सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या थी। उसमें मैं कुछ उदाहरण दूं तो जिस दिन मैं वाराणसी पहुंचा और रात में हमने पहली मीटिंग लिया, तो उसी दिन ध्यान में आया कि जो वेंटिलेटर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। 54 वेंटिलेटर उस दिन हमें बताया गया कि 54 वेंटिलेटर है, जबकि आवश्यकता सैकड़ों की थी। उसी तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जो हमारी क्षमता थी वो भी 5 से 6 हजार थी, और कहा गया कि हमें 8 से 10 हजार, 12 हजार तक बढ़ाना पड़ेगा। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में हमें 1 हफ्ता लग जाता था। इस प्रकार की कई इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां की। अच्छी बात यह हुई कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और वरद हस्त बनारस में और पूर्वांचल के कामों के लिए उपलब्ध था। तो हमने तुरंत उन जो ऐसी चीजें थी जिनमें हम चाहें भी तो तुरंत हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, मार्केट में उपलब्ध नहीं थी, ऐसी चीजों को हमने तुरंत चिन्हित करके और उन्हें तुरंत कहाँ से मिल सकती है, भारत सरकार से मिल सकती है या प्राइवेट सेक्टर से मिल सकती है, सीएसआर से मिल सकती है, वो हमने तुरंत अगले ही दिन उसकी बुकिंग कहें तो बुकिंग कर दिया या मांग लिया। तो आने में 3-4 दिन में वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे एक एक करके उपलब्ध होती गई। जैसे मैं बताऊं कि हाई फ्लो नजल कैनुला वेंटिलेटर है तो 3 से 4 दिन में हमारे पहुंचने के बाद उपलब्ध हो गए थे। 54 के सामने लगभग 35 वेंटिलेटर अतिरिक्त उपलब्ध हो गए। उसी तरह आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जो क्षमता थी हमारी, वो 4-5 दिन के अंदर हमने लगभग डबल कर दिया था। तो
ये हमने चिन्हित किया समस्याओं को और जो हमारी क्षमताएं थी। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही थी वो ये कि चूंकि हर आदमी घबराया हुआ था, हर आदमी पैनिक में था, तो हर आदमी किसी जिसको भी वो परिचित समझता था, जिस अधिकारी को या जिस डॉक्टर को, उसे वो फोन करता था। और एक एक डॉक्टर, एक एक अधिकारी के ऊपर दिन में हजारों हजार की संख्या में फोन आते थे। अब वो अधिकारी न तो फोन के साथ न्याय कर पा रहा था और न ही अपने काम के साथ न्याय कर पा रहा था। फोन लेने में लगे तो काम की उपेक्षा होती थी, काम करने में लगे तो फोन की उपेक्षा होती थी। तो दूसरे ही दिन मुझे ये ध्यान में आया, संज्ञान में आया कि यह किसी एक व्यक्ति के हैंडल करने की समस्या नहीं है, हमें इसके लिए एक पूरी तरह से इक्विप्ड कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा, जिसमें जो बनारस में हमने सिगरा में राउंड द क्लॉक 24 घंटे जो है वो चलने वाला हमने एक बहुत सक्षम कंट्रोल रूम बनाया, जिसमें 20 टेलीफोन लाइनें राउंड द क्लॉक 20-20 व्यक्ति हम लोग 8-8 घंटे की शिफ्ट में बैठाते थे। उन 20-60 व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दिया कि अगर सामान्य व्यक्ति का फोन आता है, उसे फीवर है क्या, उसके गले में खराश है क्या, उसको कोई और बीमारी है क्या, डायबिटीज है क्या, हार्ट का भी मरीज है क्या, इन सारे लक्षणों को आप पूछिए। प्राथमिक पूछने के बाद बगल में बैठे हुए डॉक्टर को आप रेफर करिए, और अगर वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, इस व्यक्ति को, इस मरीज को अब अस्पताल में ले आने जैसा लग रहा है, तो आप उसे तुरंत एम्बुलेंस भेज करके हॉस्पिटल में लाने की व्यवस्था करिए। तो किसी मानव केंद्रित व्यवस्था की बजाय हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्यवस्था खड़ी की, लोगों की बातें सुनने का, लोगों की भावनाएं सुनने का, लोगों को गाइड करने का। वो कंट्रोल रूम, उसके लिए हम लोगों ने लिखित प्रोटोकॉल तैयार किए कि अगर फोन आता है एक व्यक्ति का, तो आपका पहला वाक्य क्या होगा और अंतिम वाक्य क्या होगा, इस तरह से आप क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या सवाल उनसे पूछेंगे, और अगर ये जवाब मिलता है तो आप ये करेंगे, ये जवाब मिलता है तो आप ये करेंगे। हमने उनको अच्छे से ट्रेन किया, और ये प्रयोग जो रहा हमारा, जो काशी कोविड रिस्पांस सेंटर करके हमने उसको नाम दिया था, वो प्रयोग बहुत ही सफल रहा। उससे एक दिन में हजारों लोगों की हम सेवा कर पाते थे। उसी तरह की एक पैरेलल व्यवस्था हमने ये भी बनाई कि ये पहला कंट्रोल रूम तो कॉल रिसीव करने के लिए हमने प्रचारित किया कि भाई जिसको भी अगर कोविड से संबंधित कोई जानकारी, कोई मार्गदर्शन या अस्पताल में जाने की कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो इस पे फोन करेगा। 1077 नंबर था उसका। हमने एक अदृश्य कॉल सेंटर भी, कंट्रोल रूम भी शुरू किया, जिसका नंबर हमने प्रचारित नहीं किया। उसका काम ये था कि पहले वाले में से छन करके, फिल्टर हो करके, जो मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें अस्पताल में लाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन होम केयर की आवश्यकता है, उन होम केयर वाले, होम आइसोलेशन वाले लोगों को दूसरा कॉल सेंटर फोन कर करके उनको गाइडेंस देगा कि भाई साहब, अभी आपकी बहन जी, आपकी अभी क्या स्थिति है, आपने दवा लिया क्या, आपने टेस्ट किया क्या, आपने ऑक्सीमीटर लगा करके चेक किया क्या, क्या स्थिति है आपकी, आप ये दवा ले रहे हैं क्या, आप गार्गल कर रहे हैं क्या। तो ये सारी बातें गाइडेंस करने के लिए उसी तरह का 20x3 शिफ्ट करके हमने एक पैरेलल, तो इस तरह से दोनों कंट्रोल रूमों ने बहुत बड़ी सेवा इस पूरे व्यवस्थापन में किया है। और बाद में हम एक अस्पताल में गए और वहाँ बेड बढ़ाने का, उन दिनों में मुझे याद है कि जब मैं 13 अप्रैल को पहुंचा था और उन दिनों में मैंने स्टॉक लिया था, तो लगभग 700-800 बेड हुआ करते थे, और बाद में 3000 से ऊपर बेड की संख्या हो गई थी। ऐसे ही अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ा करके हम लोगों ने लगभग 4-5 गुना बेड की संख्या कर दी। तो ये सब चैलेंज थे, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों का मनोबल थोड़ा उस समय बहुत नीचे चला गया था। ईश्वर की कृपा से, भगवान विश्वनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, और बनारस के साथ साथ पूर्वांचल के जिलों में भी वही व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार के भी कुछ जिलों से लोग बनारस आते हैं अपने स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए। तो वहां भी स्थानिक भी इसी तरह के प्रयास किए गए, स्थानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, जिससे कि लोग
लोग छोटी छोटी बातों के लिए बनारस आना जरूरी न समझे। तो जहां बीमार वहीं उपचार का जो मंत्र आया उसी में से निकल करके आया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना अपना आशीर्वाद दिया था। जी सर, आपने बहुत कुशलता के साथ पूर्वांचल में कोविड प्रबंधन का कार्य किया। कुछ प्रश्न और सर चैट बॉक्स में आए हैं, जैसे डॉक्टर विजय मिश्रा जी का प्रश्न है कि तीसरी लहर आने की आशंका हमारे विशेषज्ञ भी जता रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि दुनिया के कई देश, ब्रिटेन और रशिया जैसे, जहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो तीसरी लहर को देखते हुए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए और क्या आह्वान करना चाहेंगे उसके लिए आप सक्षम के मंच से? जैसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन आपने चूंकि इसको संक्षिप्त में और अंत में पूछा है, तो मैं 3-4 बुलेट पॉइंट्स में ये बात कहना चाहूंगा। उसमें विशेष रूप से डॉक्टर कम्युनिटी के लोग भी दिख रहे हैं। तो 4 बुलेट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो पहला बुलेट पॉइंट ये होगा कि इसके लिए जो हमारी दवाओं के और उपचार का जो प्रोटोकॉल है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं या एसओपी बोलते हैं, कि मरीज को क्या दवाएं सामान्य रूप से देने चाहिए या ये लक्षण है तो क्या दवाएं देनी चाहिए, उसको हमें तात्कालिक फाइनल करना चाहिए। क्योंकि इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है, मुझे जो जानकारी है, और जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक सरकारें उन दवाओं को, उन इंजेक्शंस को खरीदने में या बाजार में तैयार कराने में, दवा की फैक्ट्रियों में तैयार करवाने में, उसमें फिर और समय जाएगा। तो पहला बुलेट पॉइंट मेरा ये है कि डॉक्टर कम्युनिटी से मेरी दरखास्त है, मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि इसका जो एसओपी है या प्रोटोकॉल है वो जितनी जल्दी निर्धारित हो सके उतना जल्दी निर्धारित करना चाहिए। दूसरा बुलेट पॉइंट ये होगा कि जैसा कि मैंने बताया कि जहां बीमार वहां उपचार, वहीं उपचार के मंत्र पे चलते हुए हमें हर जिले में, हर क्षेत्र में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर लेना चाहिए जो तीसरी लहर के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। आपको याद होगा कि विशेष रूप से जिलों में हमने देखा कि कई बार L2 अस्पताल के रूप में किसी जिले को पहले चिन्हित किया गया, फिर वो वहां व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो पाई, फिर उसे बंद किया गया। इस तरह के काफी उठापटक का अनुभव आया था। तो दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि हमें तात्कालिक प्राइवेट, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर लेना चाहिए जो तीसरी लहर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, और उनमें भी जो छोटे मोटे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गैप हैं उन्हें तुरंत पूरा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार सिलेंडर है तो पाइप नहीं है, पाइप है तो सिलेंडर नहीं है, कंप्यूटर है तो ऑपरेटर नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। ये सारी समस्याएं मानवीय अनुभव के आधार पर हमें देखने को मिलती है। तीसरा बुलेट पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि हमें इन नए मेडिकल इक्विपमेंट्स में बदलाव आएगा, प्रोटोकॉल में बदलाव आएगा, और इन इक्विपमेंट और प्रोटोकॉल में बदलाव के मद्देनजर हमें अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्टाफ है, खास करके पैरामेडिकल स्टाफ जिसको हम कहते हैं, उसे हमें ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। तो तीसरा बुलेट पॉइंट मेरा ये होगा कि हमें तात्कालिक इन प्रोटोकॉल्स को निर्धारित करके, इक्विपमेंट्स की व्याख्या करके, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, किस डायमेंशन के चाहिए, कहाँ बनेंगे, इन सब को वो करके हमें स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। और चौथा, हमने ये देखा कि कई बार टेस्टिंग के अभाव में कई लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। वो मालूम नहीं पड़ पाता था कि कोविड है कि नहीं है। कई बार गाँव में ऐसा अनुभव आया, बहुत देर हो जाती थी मरीज को चिन्हित कर पाने में कि नहीं कोविड की समस्या है। तो हमें जो टेस्टिंग की क्षमता जहां जहां भी हमें आवश्यक है वहां बढ़ा लेना चाहिए, और शायद हमें प्राइवेट अस्पतालों को भी टेस्टिंग के लिए अधिकृत कर देना चाहिए। वो सैंपल लेकर के रखें, और सरकारी जो हमारी मशीनरी है, एक एम्बुलेंस या हमारा वाहन जाए, वहां से टेस्टिंग के सैंपल कलेक्ट करके ले आकर के लेबोरेटरी में जमा करता जाए और टेस्टिंग के रिजल्ट मिलते जाए।
ये हमारे, मैं कहूँगा कि 4 बुलेट पॉइंट्स में इस पूरी बात की मैंने समरी दिया है। बाकी तो ये बहुआयामी समस्या है, इसके और भी बहुत सारे आयाम होंगे। एक अंतिम बात अगर मैं उसमें जोड़ना चाहूँ तो 5वां बुलेट पॉइंट ये होगा कि चूंकि बच्चों में संभावित है ये समस्या, तो मदर के लिए भी क्या हम प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं, मदर का कैसे वहाँ समावेश अस्पतालों में होगा, आईसीयू में होगा, और मदर के लिए क्या ध्यान रखने योग्य बातें होंगी, इसका भी समावेश अपनी कार्य योजना में या रणनीति में कर लेना चाहिए। जी सर, अब हम समय सीमा में बंधे हुए हैं, तो एक अंतिम जिज्ञासा मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, जो कि चिंता जताई है डॉक्टर मनीष मिश्रा जी हैं। उन्होंने ये चिंता जताई है कि अब जबकि आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सबसे बड़े सूबे के संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी बन गए हैं, तो एक और जहां आप कोविड प्रबंधन में मॉडल सेट कर रहे हैं, तो यदि भविष्य में चुनौती आएगी तो आप इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, ये जानना चाह रहे हैं मनीष मिश्रा जी। देखिए, इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं है, इसलिए सामंजस्य बैठाने का उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जब बनारस में काम किया तो भी मैं एमएलसी तो था ही, मैं राजनीति में तो प्रवेश कर ही चुका था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य तो था ही। आज उपाध्यक्ष बना हूँ तो शायद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कुछ काम शायद बढ़ेंगे पार्टी के, उनके साथ भी मैं इस दायित्व को और समाज के लिए सेवा के कार्य को अवश्य करता रहूंगा। पार्टी का पदाधिकारी बनने के बाद एक एक बड़ा अच्छा अनुभव, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया है। एक अच्छा अनुभव ये आया मुझे, जैसा मैंने कहा कि ये सारा कार्य जो बनारस और पूर्वांचल में हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग, वरद हस्त मिलता रहा। तो जो पार्टी की जो क्षमता होती है, वो एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता बंधु फैले होते हैं, उनसे हमें इनपुट मिला करती है। और उन दिनों में मुझे याद है कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहवाया, विशेष रूप से कहवाया था कि आप मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की भी मीटिंगें करिए, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की मीटिंगें करिए। तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। तो आपको मैं बताऊं, ये बात मैं कहना भूल गया था कि मैं दिन में सरकार के साथ काम करता था और रात में अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें करता था। अनेक मीटिंगें, अनेक दौर मीटिंगों के, अपने मंडल स्तर के, बूथ स्तर के, शहरी और ग्राम्य स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 8 बजे 9 बजे शुरू करके 10 बजे 11 बजे तक उनकी मीटिंगें मैं करता था। और उनसे रियल जो फीडबैक आता था कि भैया गांव में ये समस्या आ रही है, गांव में वो समस्या आ रही है, उन्हीं के फीडबैक के आधार पर मैं आपको बताऊं कि गांव में हम लोगों ने मल्टीपर्पज टीमें बनाई थी और वो घर घर जाकर के लोगों को सामने, जैसे ये वाराणसी में मैंने जैसे बताया कि कंट्रोल रूम हमने बनाया था, उसी तरह से मोबाइल टीमें हमने बनाई और दवाओं की किट्स हमने वितरित किए, लाखों किट्स वितरित किए गए। पूरे पूर्वांचल में कई लाख किट्स, पूरे राज्य में कई लाख किट्स वितरित की। तो पार्टी का पदाधिकारी बनने के बाद हमारी उन कार्यकर्ताओं से और भी समीपता बढ़ेगी, और भी हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, और भी आपसी विश्वास बढ़ेगा। और उनका जो इनपुट होता है, जो लोकल फीडबैक होता है, वो ऐसी किसी भी आपदा के व्यवस्थापन में बहुत उपयोगी होता है। तो मुझे कहीं कोई समस्या इसमें दिख नहीं रही। जी जी जी। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने भारत की राजनीति को ही नहीं, दुनिया की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। दुनिया का शायद ही कोई शीर्षस्थ नेता रहा हो जिसके साथ आपने विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग ना किया हो। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे कोविड प्रबंधन के दौरान कोई ऐसी चीज किसी देश की जो आपको बेहतर लगी हो, जो आपको लगता हो कि हम उसको अपने देश में अपनाएं तो यहाँ की परिस्थितियों में विशेष लाभकारी हो, ऐसा कोई अनुभव हो तो? देखिए, ऐसा तो मैं तो यूं कहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में जो कोविड प्रबंधन हुआ है, उसकी
देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जी कई प्रकार की इस तरह की रेटिंग्स और कई प्रकार के इस तरह के की स्टडीज आई हैं, कई सर्वेक्षण आए हैं जिनमें हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा उच्च स्थान मिला है। आपके प्रश्न के जवाब में मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि जब हम लोग दूसरी लहर से निपट रहे थे बनारस में और पूर्वांचल में, और तीसरी लहर आने की कगार पे थी, हम लोग मीटिंगें कर रहे थे पीडियाट्रिशियंस के साथ, उन्हीं दिनों किसी ने कहा कि कुछ देशों में से कुछ सीखने जैसा है। हमने कहा बिल्कुल, अगर ऐसा है तो अवश्य सीखना चाहिए। तो मैंने किसी ने ब्रिटेन कहा, किसी ने टर्की कहा, किसी ने कुछ और कहा। तो मैंने उन दिनों हमारे सीनियर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, जो इस समय विदेश मंत्री हैं, उनको मैंने फोन किया क्योंकि वो उनका बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर। तो मैंने उनको फोन किया कि सर ऐसा कुछ है क्या, कहीं से कुछ सीख सकते हैं क्या। तो पहली बार तो बात नहीं पाई, लेकिन सामने से फिर उनका थोड़ी देर बाद फोन आया मेरे ऊपर और वो मुझे एक एक करके बुलाते हैं। तो बोले एक मैं आपने प्रश्न पूछा है तो मैं अवश्य जान करके आपको स्पेसिफिक बात में बताऊंगा, लेकिन मैं भी संपर्क में रहा हूं, पूरी दुनिया के संपर्क में हूं इस विषय को लेकर के। आपको मैं ये कह सकता हूं कि आपको अपने स्थानिक सलूशन ढूंढने होंगे। ये अपने विदेश मंत्री का मुझे मित्रवत सलाह थी कि भारत में हमेशा स्थानिक सलूशन या स्थानिक जो जो वो होता है वही काम आता है। दूसरा मैं उसी दिशा में मैं आपको वो देना चाहूंगा कि हमने ये भी देखा कि हमारी और आपकी जो क्षमता है, जो सहन करने की जो क्षमता है, वो बड़ी विलक्षण है। तो ये सहनशीलता हमारी जो है वो दूसरे देशों ने हमें उसके चलते हमें बहुत आदर दिया है, हमें उसके प्रति उसके चलते बहुत सम्मान दिया है। अगर एक बात मैं ओपन माइंड से, अगर आपने पूछा है तो मैं ओपन माइंड से जवाब भी देना चाहूंगा। हम कई बार भारत में हमारे मन में कई बार संग्रह की प्रवृत्ति आ जाती है, और कई दवा है, इंजेक्शन है, तो कई लोग जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी 3-3, 5-5 इंजेक्शन लेकर के घर में रखने की बात सोचने लगता है। किसी की सिलेंडर खरीद सकने की क्षमता है तो 10 सिलेंडर खरीद के अपने घर में रखने की सोचने लगता है। ऐसा हम सबका अनुभव इस महामारी के व्यवस्थापन के दिनों में देखने को मिला। और साथ ही यह भी सच है कि अगर ऊपर वाले ने उम्र नहीं लिखी होगी तो सारी की सारी व्यवस्थाएं, एक से एक बड़े लोग मिनटों के अंदर जो है वो मृत्यु के मुंह में चले गए। तो एक चीज जो अगर बहुत से कई देशों से अगर शायद सीखने जैसी मिलती है तो जापान है या अन्य ऐसे देश हैं जहां ऐसा, मेरा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि संतोष, या जो हमारे शास्त्रों में पुराने जमाने में जिसको अपरिग्रह कहा गया है कि भाई जरूरत से ज्यादा संचय की आवश्यकता नहीं है, जो आप दूसरों को दीजिए, दूसरे की मदद कीजिए, समाज की सेवा करिए, दूसरे को भोजन कराइए। अगर आपको दवा की आवश्यकता नहीं तो अभी फिलहाल ये टैबलेट, ये इंजेक्शन, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आप दूसरे को दे दीजिए। तो ये जो भावना है, मैं तो यूं मानता हूं कि भारत में सहकारिता की भावना और सहना सहनो भुनक्तों की जो भावना है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु की जो भावना है, वो हमारी सबसे प्रबल रही है। उसको हमें फिर से याद करने, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे देशों से सीखने की आवश्यकता है। मैं यूं कहूंगा कि उस भावना को, जो मैंने शुरू में भी कहा, दूसरों को मदद करना ऐसे समय में बहुत आवश्यक होता है, उसी बात को मैं फिर से दोहराऊंगा। बाकी तो हमने व्यवस्थापन के मामले में हमने बहुत अच्छा किया है, और आने वाले दिनों में अपनी ही काम से हम और सीख करके शायद हम और अच्छा करेंगे। जी सर, एक अंतिम सवाल कि आपसे मिलने का अवसर मिला है, आपको सार्वजनिक मंचों से सुनने का अवसर मिला है, और अभी मैं आपकी आज वेबसाइट देख रहा था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, इस मूल वाक्य का आपके जीवन में बड़ा योगदान रहा है।
तो कोविड मैनेजमेंट में और अपने अन्य कार्यों में आप किस तरह से प्रेरणा लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और विशेष रूप से किसी भी ऐसी बड़ी आपदा के टाइम पे, महामारी के समय के लिए ये एक बहुत उपयोगी मंत्र है। इसका जो मूल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो लिखा हुआ है, उसका मतलब तो ये है कि हम और आप अपने साथ रहने वालों को कैसे हम सशक्तिकरण करें, उनका कैसे हम उनको एम्पावर करें, कि अब अगर आप वृक्ष हैं तो आपके अगल बगल रहने वाला व्यक्ति भी एक वृक्ष बने, वो शाखा ही न रह जाए बल्कि वो स्वयं एक वट वृक्ष बने। तो दूसरे को एम्पावर करना, दूसरे का सशक्तिकरण करना, ये उसकी मूल भावना है। या दूसरे को हम कैसे एजुकेट करके, उसको सशक्तिकरण करके हम उसे अपने समकक्ष कैसे बनावें या अपने से भी सबल कैसे बनावें, ये उस घोष वाक्य की मूल भावना है। कोविड की जहां तक बात है, कोविड के समय में इसका क्या उपयोग या क्या उपयोगिता हो सकती है, जैसा मैंने कहा, कई बार जो उच्च अधिकारी होता है उसके मन में मोह आ जाता है कि भाई ये इंजेक्शन अगर इशू करना है तो वो डीएम ही करे, कमिश्नर ही करे, जबकि उसके लिए एक छोटे अधिकारी को आप अधिकृत कर सकते हैं कि भाई अगर निर्णय हो गया तो इंजेक्शन देने का काम तो कोई भी डॉक्टर का, इंजेक्शन देने का या इसको इशू करने का काम कोई भी डॉक्टर कर सकता है। या जैसा मैंने कहा कि अब डीएम के ऊपर अगर एमएलए का, एमपी का, मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का अगर दिन भर 1000 फोन ही आता रहेगा तो डीएम फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था कब करेगा, सिलेंडर की व्यवस्था कब करेगा, इंजेक्शन कहाँ से मंगाना है, कैसे मंगाना है, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कब करेगा, बेड बढ़ाने का काम कब करेगा। तो उसके लिए हमें एक अपनी नीचे की टीम को एम्पावर करना आवश्यक होता है। जो जैसा मैंने कहा कि हमने एक कंट्रोल रूम के सामान्य फोन उठाने वाले व्यक्ति को ट्रेन करके उसे एम्पावर किया कि भाई अब तुम इस काम के लिए तुम डीएम हो, तुम कमिश्नर हो, या तुम एके शर्मा हो, तुम्हारा निर्णय जो है वो सभी मानेंगे। अगर तुम ये निर्णय ले लेते हो अपने बगल के डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए, अगर तुम ये निर्णय लेते हो कि इस मरीज को अस्पताल में दाखिल करना है, तो फिर कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाएगा, वो व्यक्ति सीधा सीधा अस्पताल में ले जाया जाएगा। तो उस शाखा को आपको उस जगह पे वृक्ष बनाना पड़ेगा, समझे। अगर आपने इतना एम्पावर कर दिया, इतनी जिम्मेदारी उसको दे दी, और उस स्थानिक व्यक्ति को हमने उसी तरह से पीएससी और सीएससी के डॉक्टरों को एम्पावर किया कि भाई आप अगर निर्णय ले लेते हो कि नहीं 100 में से 90 व्यक्ति ठीक हैं, घर में ठीक हो जाएंगे, और 10 व्यक्ति को अस्पताल ले आने जैसा है तो 10 व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस भेजी जाएगी, उसमें कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। तो ये होता है स्थानिक तंत्र को, या जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं प्रशासन की भाषा में, उसे डिसेंट्रलाइजेशन का ये मंत्र है, दूसरों को एम्पावर करने का ये मंत्र है। और मैं मानता हूं कि इसमें जो पहले के जमाने में जो सहस्त्र बाहु और सहस्त्र बाहु जो कहा जाता था, वो यही है कि आप किसी के भी, मैं नहीं मानता कि किसी के फिजिकल सहस्त्र बाहुएं होती रही होंगी। सहस्त्र बाहु वो होते थे कि उनके पास 1000 लोग या 500 लोग या 500 देवी देवता होते थे कि जो एक इशारे पे अपनी जान कुर्बान करने को या अपना सर्वस्व या सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार रहते थे। तो ये मुझे लगता है कि ये घोषवाक्य जो है वो दूसरों के एम्पावरमेंट का घोषवाक्य। जी बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े व्यवहारिक रूप में हम सभी को हमारे प्रश्नों के संदर्भ में अपना मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से हम सभी इससे जरूर लाभान्वित होंगे। मैं साझा करना चाहूंगा कि श्री अजीत कुमार जी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो कि 2009 बैच के आईएएस हैं और विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में इस समय कार्यरत हैं, और आप सक्षम के रोल मॉडल हैं। आपने अपना समय दिया, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित करती है। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शरद वाजपेयी जी को, जो कि सक्षम कानपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं और ख्याति लब्ध नेत्र सर्जन हैं। सर, डॉक्टर शरद सर आप आए और श्री एके शर्मा जी को औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय
शरद वाजपेयी सर, कृपया अनम्यूट कर लें। आदरणीय शरद वाजपेयी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। नहीं, जुड़े तो हैं लेकिन बस वो मतलब उनका म्यूट है। जी जी जी, आप अनम्यूट कर लें, आपको होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट पर क्लिक कर दें, आप अनम्यूट हो जाएंगे। लग रहा है कोई तकनीकी समस्या आ गई है। प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर हमसे जुड़े हुए हैं। सर, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मंजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच A.K. शर्मा जी, जो इतने वरिष्ठ IAS रहे हैं और जिनका डेवलपमेंटल मॉडल यदि मैं कहूँ तो पूरी दुनिया के डेवलपमेंटल मॉडल की कायल है। और आज सबसे अधिक हर्ष का विषय है कि हम सभी आज सक्षम के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और आज गंगा दशहरा भी है और आज यदि देखा जाए तो आज गायत्री अवतरण दिवस भी है। तो आज का एक जो ये पुण्य दिवस है जिसमें आज जो सबसे अधिक जरूरत थी कोविड को मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोविड से हम किस तरीके से निपटें, आपदा प्रबंधन कैसे करें। और इसमें सबसे जो हम लोगों को याद है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम सभी ने एक राय व्यक्त की कि A.K. शर्मा साहब से बेहतर कोई इसमें आपदा प्रबंधन पे कहीं कोई जिनका धरातली अनुभव है, जिनका विशद अनुभव है, जो जिन्होंने हर एक शासन से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स से लेकर के, एक एकेडमिशियन से लेकर के हर एक रंग जिन्होंने देखा है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। आज हमारे बीच वो रहे और जितने सहज भाव से, जितने सरल भाव से उन्होंने कोविड आपदा प्रबंधन को लेकर के जो इन्होंने अपने अनुभव साझा किए, मुझे लग रहा है कि शायद इससे बेहतर डेलिब्रेशन और इससे बेहतर अनुभव जो हम लोगों को मिला है, इससे बेहतर अनुभव नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन वाकई एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक लैंडमार्क का दिन है, एक नया माइलस्टोन है, जिसमें शायद जैसा कि उन्होंने कहा कि आज सभी को शेयर करने की जरूरत है, आज सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। आज कोविड आपदा प्रबंधन केवल किसी एक व्यक्ति का ये नहीं है, बल्कि ये सभी का सरोकार है। तो सर ने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे पता है कि हम सभी को पता है कि सर कितने व्यस्त हैं और इतने व्यस्तम समय में भी उन्होंने हम सभी को और खास करके सक्षम से जुड़े हुए सभी लोगों को, और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, वेबकास्ट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हजारों हजार के संख्या में लोग इस अनुभव को देख रहे हैं, इस अनुभव को सुन पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि हम सभी को सर ने जो अनुभव साझा किए हैं, आज सबको जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। साथ ही साथ इस मंच से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अनिल शुक्ला सर, जयप्रकाश पांडे सर, कमलाकांत पांडे सर, बहुत सारे इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने एक जो सहनो भुनक्तु सहना भवतु का जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम सभी लोग मिलकर के भागीदारी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज जो भी हम लोगों की लर्निंग हुई है, जो भी हम लोगों ने अनुभव गेन किया है, उस अनुभव को तीसरी लहर जो एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि सभी यदि अपना शेयरिंग करेंगे, अपना जो शेयर है कार्य का, वो यदि हम करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हम कोविड के तीसरी लहर को हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। जैसा कि सर ने भी कहा, A.K. सर ने भी कहा कि चाहे जापान हो, चाहे टर्की हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जितनी भी कंट्रीज हैं,
सभी कंट्रीज में एक बात बहुत अच्छी है कि अपरिग्रह का है, और उसमें खास करके सभी लोग अपना शेयर करते हैं, अपने अनुभवों को ये करते हैं, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज जो समर्थ हम भारत की संकल्पना तभी करेंगे जब हम सभी लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं, पुनः सर का मैं धन्यवाद करता हूं, और इस मंच से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका पुनः पुनः मैं आभार और पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सक्षम की औपचारिक परंपरा के अनुसार अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुशीला पांडे जी को कि वो कल्याण मंत्र का वाचन कर कार्यक्रम को औपचारिक रूप से संपन्न करें। श्रीमती सुशीला पांडे जी। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब मैं सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी हमें आवश्यकता होगी आपका मार्गदर्शन जरूर मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। अब मैं औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।